अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या था? चैप्टर नंबर 7 भारतीय अर्थतंत्र, जिसे हम कहेंगे भारतीय मासी निज़ाम। इसका आज हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि आज़ादी से पहले के भारत का मासी निज़ाम। मैंने आपको समझाया था कि आज़ादी से पहले भारत का मासी निज़ाम, उसमें मैंने आपको समझाया था, उसके 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए थे ऑलरेडी पहले से ही। कौन से थे? रेलवे थे, नकलो हमल था और बैंक थी। तो रेलवे मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो रेलवे है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन उससे फ़ायदा सभी को हासिल हुआ। और कब बना था ये? 16 अप्रैल 1853। और शुरुआत कहाँ से हुई? बोरी बंदर से लेकर थाने तक, बम्बई के बोरी बंदर से लेकर थाने तक इसकी शुरुआत हुई, जो 1947 तक 53,000 किलोमीटर की लंबाई से हो गया था। और इसका फ़ायदा कम से कम 68 लाख मुसाफिरों ने इसका फ़ायदा उठाया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था नकल हमल, जिसको मैंने बताया था मार्ग परिवहन। तो 1855 के अंदर अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के दरमियान अवामी तामीरात की खाते की शुरुआत हुई। याद रहे, ये सवाल आपका आता है कि अंग्रेज़ों शासन दरमियान जाहिर बांधकाम खातानी रचना करवामा आवी, खाली जगह। तो 1855 यानी कि अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के दरमियान 1855 के अंदर जाहिर बांधकाम यानी कि अवामी तामीरात खाते की बुनियाद रखी गई। और भारत के अंदर रास्ते फिर तमाम जैसा ये सब काम किया गया, रास्ते बनाए गए, रोड बनाए गए। 19वीं सदी के आखिर के अंदर 2,78,420 था, जो 1943 के अंदर रास्तों की लंबाई कितनी हो गई? 4,47,105 यानी कि बढ़ गई। यानी कि 32% रास्ते कैसे हो गए थे? पक्के हो गए थे। और 68% हजू भी रास्ते कैसे थे? कच्चे थे। इसके बाद मैंने आपको बताई थी कि बैंक, ये आपको 12 में भी आएगा बैंक का। ये सवाल आता है कि RBI की रचना किया रे करवामा आवी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1935 के अंदर कहाँ पर हुई? 1935 में। अब उसके बाद हम आज देखेंगे समाजी ढांचा, जिसको गुजराती में कहेंगे सामाजिक माड़खो। तो अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के दरमियान जो दूसरे काम थे उन्होंने बहुत ही अच्छे किए थे। जैसा कि उस वक्त यानी कि हमारा जो भारत का इक़्तिदार था वो बहुत कमज़ोर हो जा रहा था, जिसके नतीजे के अंदर इसके अलावा उसका जो मासी निज़ाम है ये भी नीचे जा रहा था। नतीजन क्या हुआ कि लोगों के अंदर क्या हो गई? ख़ानदगी की सरह जो थी वो कम हो गई, जिससे दकियानूसी जो रिवाज थे वो आ गए। और दकियानूसी रिवाज हम पहले से ही जानते, 10वीं में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि लड़की को दूध पीकर मारना, सती का रिवाज, ये तमाम के तमाम दकियानूसी रिवाज उस वक्त भारत के अंदर शामिल हो गए थे। अब ये तमाम के तमाम जो रिवाज थे दकियानूसी, ये तमाम के तमाम जो रिवाज थे, ये अंग्रेज़ों ने क्या किया? उनकी मदद लेकर, हमने 9वीं में 10वीं में पढ़ा था, राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उसको सती करने जा रहे थे, तो विलियम बेंटिक की मदद से क्या किया गया कि सती के रिवाज को ख़त्म कर दिया गया। तो अंग्रेज़ों की मदद लेकर उन्होंने इसकी मदद की, और उसकी मदद थी वो जो काबिल तारीफ़ थी। और लोगों की जो परेशानी करने वाले जो पंडित थे उनका भी उन्होंने क्या कर दिया? खात्मा कर दिया। और लोगों में से जो दकियानूसी रिवाज थे इनको क्या कर दिया? उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसके अलावा आएगा कि खेती, जिसको हम उर्दू में कहेंगे ज़राअत। तो बरतानवी दौरे हुकूमत में भारतीय किसानों के पास ऊंची सरह में महसूल लिया जाता था। ये तो हम पहले से 10वीं से पढ़ते ही आ रहे हैं। लिया जाता था किसानों की खेती तकरीबन 50% ऊंची सरह से वसूल करनी पड़ती थी। और उनके एक पॉलिसी बनाई थी बरतानवी हुकूमत ने कि उनको टैक्स भरना है, इतने भरना है, यानी कि क्या करना है? महसूल उनको देना है और देना है, चाहे फिर वो बारिश कम हो या बारिश ज़्यादा हो जाए या उनकी फसल उगे यानी कि ना बर्बाद हो जाए, तो भी उनको किसानों को अपना जो महसूल है वो बरतानवी हुकूमत को देना ही पड़ता था हर हाल में। नतीजा क्या हुआ कि किसान इससे पायमाल हो गए, उनका इस्तेहाल होने लगा।
किसान जो उस ज़माने के अंदर, क़दीम भारत के ज़माने के अंदर जो किसान था वो पहले क्या था, खुशहाल था, लेकिन बरतानवी हुकूमत के दौर के अंदर महसूल दे दे के उसका इस्तेहाल होता गया और जिसके नतीजा ये हुआ कि किसान बर्बाद होने के बाद क्या हो गया, उसके अंदर गरीबी आ गई, यानी कि पायमाल हो गया। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत के अंदर सनअती इनकलाब के बाद कपड़े के अंदर ज़रूरियत के ज़्यादा यानी सरकार थी, बरतानवी सरकार, वो पैदावार करके क्या करती थी, बाहर बेचती थी। ये भी और क्या करते थे लोगों कि यहाँ का जो कपड़ा था उसको ऊपर इन लोगों महसूल लगाते थे और जबकि इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था उसके ऊपर इन लोगों महसूल लगाते नहीं थे। और नतीजा फिर क्या हुआ कि हमारे ही देश के अंदर हमारी बनी हुई अशिया का क्या हो गया, उसके जो दाम थे वो बढ़ गए और अंग्रेज़ों की जो अशिया आ रही थी उस अशिया के ऊपर से दाम कम होने की वजह से उनका जो कारोबार था वो ऊंचे आ गया और जो भारत का जो कारोबार था वो क्या हो गया, ठप हो गया, यानी नीचे आया। अब इसका पूरा असर अर्थतंत्र पर तो पड़ेगा ही, मासी निज़ाम के ऊपर ही। क्यों कि अगर कारोबार होगा, नौकरी होगी, रोज़गार होगा, देश खुशहाल होगा तो मासी निज़ाम उसका सुधरेगा। फ़िलहाल हम अभी की बात करते हैं तो अभी जो हमारा मासी निज़ाम है एकदम दगे हुए। क्यों भी है कि इतनी बड़ी बीमारी आने की वजह से पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन लग गया, बेरोज़गारी आ गई, यानी कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। नतीजा के बेरोज़गी लोग जो काम पर जाते थे जिन्हें फुल पेमेंट मिलता था वो अब हाफ मिलता हो गया। नतीजा कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जब उनकी आर्थिक है उनका जो निज़ाम है उसके अंदर कमी आई तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो मासी निज़ाम होगा उसके ऊपर उसका पूरा असर पड़ेगा। तो उस वक्त भी ऐसा ही होता था कि लोग महसूल दे देकर उनको क्या हो जाता था, किसान पायमाल हो जाते थे और नतीजा ये होता था कि जो भारत का मासी निज़ाम था वो जो पहले आगे था अब वो कैसा हो गया, पीछे की राह पर हो गया, जिसकी वजह से किसान अगर देता है महसूल या फिर नहीं देता है तो वो क्या होता है, इसके अलावा उसकी अगर जो फसल होती है वो नाकामयाब हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है, तो भी उसको महसूल देना पड़ता था। लेकिन अगर वो नहीं देता तो वो खेडूत क्या हो जाता है, वो किसान क्या हो जाता था, देवेदार यानी कि कर्ज में डूब जाता था और उस किसान के जो हाल हवाल थे, जो होते हैं वो हालात होते वो बेहाल हो जाते थे। किस दौर अब उसके बाद आएगा कि महसूल नो दर, क्या आएगा, महसूल नो दर यानी कि महसूल की सरहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्तलिफ जो राजा के पास महसूल वसूल करने का जो इख्तिदार था, ज़मीन के मालिक के पास से ऊंचा महसूल वो हासिल करते थे, यानी कि उसकी इजाज़त लेते थे और ज़मींदारों के पास था। बरतानवी सरकार के ज़रिए किसान खेती की जो अपना जो आमदनी है उसका आधा जितना हिस्सा ऊंची सरहा से महसूल जो वसूल करते थे उस पॉलिसी को देता था। इसके अलावा महसूल वसूल करने के लिए सरकार ने जुल्म भी ढाए, अगर किसान के ये देता नहीं है तो उसके ऊपर जुल्म करते थे, उसकी जो ज़मीनें होती थी वो उसको हड़प कर लेते थे या फिर उसकी जो फसल होती थी वो फसल पूरी ले लेते थे, जिसके नतीजे में किसान के पास कुछ भी नहीं आता था। खेडूतों को इसके अलावा जो किसान होते थे उनको दंड किया जाता था, यानी कि उसके ऊपर जुर्माना देते थे कि अगर तूने ये नहीं भरा तो इसका कुछ जुर्माना है, या फिर उसके अलावा उसकी जो मिल्कियत होती थी उसको वो हड़प कर लेते थे। किसान की ज़मीन वापस ले जाता तो भी उसको वापस नहीं मिलती थी। इस तरह से जो भारत का जो किसान था वो हमेशा से इस्तेहाल उसका होता रहा और उसको हमेशा के लिए नुकसान होता ही जा रहा था। नतीजा क्या हुआ कि इसका पूरा दारोमदार किसके ऊपर पड़ेगा, मासी निज़ाम, क्योंकि हम भारत का मासी निज़ाम ही पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे महसूल की ऊंची सरहा। ये तमाम के 13 पॉइंट इसके है कि आज़ादी से पहले भारत का मासी निज़ाम कैसा था, यानी कि जब हमको आज़ादी मिली नहीं, यानी कि अंग्रेज़ आ चुके, लेकिन इससे पहले जो मैंने कदीम भारत आपको बताया उस वक्त वहाँ पर अंग्रेज़ भी आए नहीं थे, आए थे लेकिन तिजारत की गर्ज से आए थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपना इक़्तिदार जमा लिया तो भारत के आज़ादी के पहले, यानी कि जब हमको आज़ादी नहीं मिली उस वक्त भारत का मासी निज़ाम, यानी कि उस दौर के अंदर अंग्रेज़ अब यहाँ पर आ गए।
तो इसके 13 पॉइंट है, याद रखने हैं हमको। रेलवे, इसके अलावा नकल हमल, तीसरा था बैग, चौथा मैंने बताया समाजी ढांचा, फिर मैंने बताया ज़राअत यानी खेती, फिर उसके बाद मैंने छठा पॉइंट बताया महसूल की सरहा। अब हम देखेंगे 7वां पॉइंट, महसूल की ऊंची सरहा। तो महसूल की ऊंची सरहा को गुजराती में बोलेंगे करवेराना ऊंचा दरो। तो अंग्रेजी इक़्तिदार के दरमियान जो महसूल की आमदनी है उसके लिए दादा भाई नौरोजी के मुताबिक 1876 में ऊंची आमदनी वाले सरकार यानी कि बरतानवी सरकार ने महसूल के ज़रिए कौमी आमदनी का 8% जितना हिस्सा क्या कर लेते थे सरकार, भारत की नीची आवक वाले यानी कि भारत में जो कम नीची सरह आमदनी वालों के पास से 15%, जैसे कौमी आमदनी का हिस्से के इसके अंदर कौमी आमदनी के हिस्से के शक्ल में वो वसूल करते थे। मसलन कि अगर नमक के ऊपर हम उदाहरण लेते कि नमक के ऊपर जो महसूल था, तो भारत में जो नमक जो दरिया किनारे या फिर रेताली इलाके के अंदर आसानी से हासिल होता था, इसके बावजूद भी जो बरतानवी सरकारें यानी कि जो अंग्रेज़ है वो इंग्लैंड के जहाज़ों के ज़रिए जो नमक भारत लाने में आता था और भारत से जो फ़रोख्त किया जाता था, तो भारत में जो पका हुआ जो नमक था वो ऊंची सरह से लेते थे और एक तरफ जो बरतानवी इक़्तिदार का जो महसूल की जो आमदनी है और दूसरी तरफ नमक को हम लोगों ने क्या कर दिया, महंगा होने से उसकी जो कम वो क्या थी, वो क्या हो गई, उसकी जो फ़रोख्त क्या थी कम हो गई। तो इससे फ़ायदा किसको हासिल हुआ, अंग्रेज़ों को हुआ कि हमारे ही मुल्क में जो नमक बनता है वो नमक जिसको ऊपर टैक्स या महसूल नहीं लगाना चाहिए, इसके बावजूद भी इतनी सस्ती अशिया के ऊपर उन लोगों ने ज़्यादा महसूल लगा दिया। नतीजन क्या हुआ कि जो नमक था वो नमक लोगों ने ख़रीदना क्या कर दिया, कम कर दिया। तो फ़ायदा किसको हासिल हुआ, अब वही नमक भारत बरामद भी करता था और दरामद भी करता था, तो बरामद ज़्यादा करता था। तो नतीजन इन लोगों ने क्या किया कि भारत से जो नमक दूसरे मुल्कों में जाता था उसके ऊपर महसूल ज़्यादा कर दिया और जो इंग्लैंड से जो माल आता था उसके ऊपर इन लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो नतीजन भारत की अशिया छोड़कर सब किसकी तरफ राग़िब हो जाएंगे, इंग्लैंड की तरफ, क्योंकि सस्ता था और दूसरे ममालिक में भी इसका असर पड़ा। तो इसका पूरा के पूरा असर जो होता था तो वो तमाम के तमाम असर माशी निज़ाम पर पड़ा, जिसके नतीजे में भारत का जो माशी निज़ाम था वो कैसा हो गया, पीछे हो गया। और इससे किसको फ़ायदा हासिल हुआ, अंग्रेज़ों को। इसीलिए गांधी जी ने दांडी कूच करके क्या किया उन लोगों ने कि मीठे का सत्याग्रह शुरू किया था, नमक सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये हमारा हुआ कर वेराना ऊंचा दरो, यानी कि अंग्रेज़ों ने किस तरह महसूल की सरह को ऊंचा किया। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो है ज़कात ना विधित दरों, जिसको हम कहेंगे टैक्स की मुख्तलिफ सरह। अब दरामद और बरामद की अशिया पर इन लोगों टैक्स ना किया जाता था। अभी भी हम जब जाते हैं करते हैं तो टैक्स भरते कि नहीं, ज़कात भाई इतनी ज़कात भरने की है। अब ज़कात वो नहीं कि जो हम रमज़ानों में निकालते वो ज़कात नहीं। ज़कात यानी कि कोई भी यानी कि अशिया अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ से अगर हमारा सामान ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर हमको ज़कात देनी पड़ती है। इसके अलावा हम जो रोड पर जो सामान भेजते हैं जैसा कि ट्रक से कुछ से भी, तो टोल नाका आता है, वहाँ पर भी हमको देना पड़ता है पैसा, याद आया होगा। तो आयात और निकास, जिसको हम कहेंगे आमद और दरामद और बरामद। आयात का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि भारत आयात यानी निकास करता देश है, यानी कि आयात और निकास का मतलब होता है दूसरे मुल्क में भेजना, यानी कि फ़रोख्त करना, व्यापार करना। और आयात का मतलब होता है दरामद करना, यानी कि दूसरे ममालिक से में बैनुल अक़वामी ममालिक से उस अशिया को मंगाना, उसको बोलते दरामद। दर का मतलब आना और बर का मतलब जाना। तो आयात यानी निकास थती वस्तुओं, यानी कि दरामद और बरामद जैसी अशिया पर इन्होंने टैक्स नाक दिया था, जिसे हम क्या कहेंगे, ज़कात कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह के पास से 1716 में क्या हासिल की, इजाज़त हासिल लेकर
जो इलाके है उसके अंदर ज़कात को क्या करने की माफ़ी हासिल करनी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उसके मुखालिफ यानी कि उसके मुतज़ाद भारतीय जो कारोबार करने वाले थे, जो व्यापारी थे, वो मुख्तलिफ देशों में से ज़कात भरते थे। ले याद फ़र्ज़ करो कि भारत से सुतराउ कपड़ा अगर उसकी बरामद पर 15% उन लोगों ज़कात, और इंग्लैंड से आने वाले सुतराउ कपड़े के ऊपर उन लोगों को 2.5 ज़कात देते थे। मैंने इससे पहले ही बताया था कि भारत से जो जाता था कोई भी माल सामान जहाज़ों के अंदर, उन लोगों ने उनका बढ़ा दिया। तो फ़र्ज़ करते कि भारत से जो कपड़ा जाता था सुतराउ कपड़ा, उसके ऊपर इन लोगों ने 15% लगा दिया, और इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था यानी कि बरतानिया हुकूमत के मुमालिक से यानी कि इंग्लैंड से जो कपड़ा भारत में आता था यानी कि जो दरामद होता था, उसके ऊपर लोगों ने ज़कात कितनी लगाई, 2.5। कितना डिफरेंस आ गया, तो डाल देते थे। अब इस तरह से लोगों ने भेदभाव किया ज़कात के अंदर, यानी कि अब भारत के अंदर लोगों ने जब 15% लगाया तो भारत को वो कपड़ा महंगा बेचना पड़ेगा कि सस्ता। जाहिर सी बात है कि वो ज़कात ज़्यादा भर रहा है तो उस अशिया का भाव भी कैसा रखेगा, उसका ज़्यादा रखेगा। जबकि इंग्लैंड का जो ऊपर जो ज़कात है वो 2.5 है, तो उसका जो कपड़ा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। जब एक ही बाज़ार के अंदर भारत की अशिया और इंग्लैंड की अशिया जब आएगी तो उस वक्त डिफरेंस देखने को मिलेगा कि भारत की जो अशिया है वो ज़्यादा दामों में फ़रोख्त हो रही है और इंग्लैंड की जो अशिया है वो कम दामों में फ़रोख्त हो रही है। तो लोग जो होंगे वो किसकी तरफ राग़िब होंगे, सस्ते दामों की तरफ राग़िब होंगे कि जब भाई सस्ता दाम है चलो वो अशिया के ऊपर राग़िब हो। नतीजन क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो बाज़ार है वो ऊँची से आ गया और जो भारत का है वो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। तो इन लोगों ने इस तरह से ज़कात के अंदर भी भेदभाव करा। और इसके अलावा भारत से जो सुतराउ कपड़े की जो सनतें थी वो कैसी हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि जब कपड़ा महंगा मिला तो उस कपड़े का यानी कि उसका व्यापारी नहीं होगा तो सनतों के अंदर उसकी पैदावार किस तरह से होगी। तो नतीजन क्या हुआ कि लोग बेरोज़गार हो गए और बेरोज़गार होने की वजह से जो सनतें चलती थी वो सनतें बंद हो गई, बर्बाद हो गई। और इस पॉलिसी की वजह से जो भारत का जो सनत थी, जो उस ज़माने के अंदर जिसका पूरे देश में पूरी दुनिया में जो डंका बजता था, अब वो क्या हो गया, खलास हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे सनती पॉलिसी, यानी कि सनती पॉलिसी जिसको गुजराती में कहेंगे उद्योग नीति। तो ब्रिटेन के अंदर 1750 से लेकर 1830 के दरमियान के अंदर सनती इनकलाब आया। याद रहे सनती इनकलाब अंग्रेज ब्रिटेन दौर के अंदर, ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में 1750 से लेकर 1830 के दरमियान में सनती इनकलाब आया। उस वक्त के अरसे के दरमियान जो इंग्लैंड थी यानी कि बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से जो इक़्तिदार थी उसकी बुनियाद की शुरुआत तो कर दी थी, जबकि 1858 तक ममालिक के यानी कि हम देश के यानी कि मुल्क के बहुत से ममालिक के, हमारे मुल्क के जितने ही हिस्सों पर, बहुत सारे हिस्सों पर अंग्रेज़ों ने अपना इक़्तिदार जमा लिया था, आधे से ज़्यादा पर, जिससे बरतानिया जो हुकूमत है वो भारतीय इलाकों में बरतानवी सरकार की जो पैदावार करने वाली अशिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त होने की पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। क्यों कि लोगों ने धीरे धीरे अपना इक़्तिदार तो यहाँ पर जमा लिया और जमा करने के बाद भले से वहाँ इंग्लैंड के अंदर ये हुआ, लेकिन उनका जो बाज़ार था भारत में कैसा चल रहा था, ऊँचे इस पे, जिससे जो भारतीय सनतें थी वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, बन यानी कि नीचे आ गई थी। जो उसकी तरक्की का जो रास्ता था, किसकी तरक्की का रास्ता, भारत की, क्योंकि इससे पहले ही हम सीख चुके हैं कि भारत की तरक्की के रास्ते के अंदर 3 पॉइंट मैंने बताए थे, सनत, खिदमत और ज़राअत। तो जब ज़राअत के अंदर भी लोगों ने ये कर दिया, जब ज़राअत ये होगी तो उसका पूरा असर किसके ऊपर पड़ेगा, सनतों पर पड़ेगा। और सनतों के ऊपर जब पड़ा तो सनतें जो थी भारत की, जो उसकी तरक्की हो रही थी भारत की माशी निज़ाम की, जो आगे बढ़ने की जगह पर क्या हो गई, पीछे हो गई, जिसकी वजह से भारत की जो सनतें हुई वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और नतीजन क्या हुआ कि जो मज़दूर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेकार हो गए और उन लोगों ने खेती की तरफ जाने के बावजूद वो मज़दूर जो थे उनके ऊपर, खेती के ऊपर, और उनका बोझ क्या हो गया, कर्ज़ का बोझ क्या हो गया, बढ़ गया। इस वजह से जो इन्होंने की थी, इन्होंने क्या वापस सनती पॉलिसी। अब इसके बाद के जो पॉइंट देखेंगे वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। याद रहे कि हर पॉइंट मैंने
आपको फ़िलहाल कितने पॉइंट समझाए? 9 पॉइंट समझाए। अब इसके बाद के जो दूसरे पॉइंट रहेंगे वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।